अब बच्चों इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द एवरेज कॉस्ट। तो इससे जो पहले का लेक्चर था हमने उसमें क्या कवर किया था, हमने उसमें कवर किया था ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसमें हमने टीएफसी पढ़ा, टीवीसी पढ़ा, टीसी पढ़ा और डिस्कशंस किए। अब बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स विच आर कनेक्टेड टू द एवरेज कॉस्ट। इसमें बेटा प्राइमरीली हम तीन लेके चलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और आपका एवरेज कॉस्ट। उसके अलावा भी एक दो जो और डिस्कशन के पार्ट होंगे वो हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में कवर कर लें। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट होती क्या है पहले सुनिएगा फिर समझाता हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एवरेज मतलब per unit fixed cost of production. So average fixed cost refers to the per unit fixed cost of production, यानी जो हमारी एक यूनिट को बनाने में हमारी ऑन एन एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आती है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पर यूनिट को लेके हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन क्यू। AFC क्या बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC क्या बच्चा, टोटल फिक्स कॉस्ट, और Q क्या मेरे बच्चों, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा सा और बेटर समझाने के लिए मैंने आपके सामने शेड्यूल ड्राफ्ट किया है, ध्यान समझना। सब जानते हैं कि हमारा जो TFC है वो कांस्टेंट होता है, तो इट विल बी ऑल टुगेदर 12 12 12 एंड 12। अब बेटा AFC कैसे आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बेटा देखो यहाँ पर TFC कितनी है 12 और क्वांटिटी कितनी है 0। तो अगर मैं 12, आप जानते हैं कि अगर हम 12 को डिवाइड कर दें 0 से, तो 0 से डिवाइड करने पे ये तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेटा सेम कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, 12 को डिवाइड कर दीजिए आप 1 से, तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका 12। देन बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 4। 12 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये हो जाएगा बेटा 3, और 12 को बेटा डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, ये मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 2.4। तो आप देख रहे हैं हम AFC को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शेड्यूल समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे बच्चों को, फार्मूला क्लियर हो गया, शेड्यूल के द्वारा निकालना भी आ गया, राइट। अब बेटा इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे आते हैं। डायग्रामेटिकली बेटा आपको ना शेड्यूल देखते समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो गिरती जा रही है, 12 हुई, 6 हुई, 4, 3, 2.4 एंड सो ऑन। तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो आपका AFC का कर्व बनेगा वो लगातार गिरता चला जाएगा। भाई आपके सामने है, जब मेरी कॉस्ट पर यूनिट गिर रही है तो कर्व भी नीचे की ओर आएगा, इसीलिए जो AFC है आप देख रहे हैं नीचे की ओर आता जा रहा है। ओके, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। पर बेटा यहाँ पर एक दो बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम जानते हैं मेरी AFC गिर रही है तो कर्व इज कमिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर आ रहा है। ओके, पर बेटे ध्यान रखिएगा ये जो कर्व है ना AFC का, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ये पहला पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है कि जो मेरा AFC कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा सोचेगा मेरे साथ साथ। अगर बेटे ये टच कर गया, चलिए मानते हैं अगर माना ये टच कर गया, तो जब ये टच करेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना, जवाब अपने आप आएगा कि टच क्यों नहीं करता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, जवाब आपको सोचना है कि यार ऐसा क्या है कि टच नहीं कर रहा। अगर माना ये टच कर गया तो क्या मैं कह सकता हूँ हम एक ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुँच जाएंगे जहाँ मेरी AFC 0 हो जाएगी। गेटिंग, अगर ये टच कर जाता है तो यानी मैंने एक ऐसा आउटपुट अटेन करा जहाँ मेरी AFC 0 है। क्या मेरी AFC 0 हो सकती है? अगर टच करेगा तो 0 AFC दिख रहा है, क्या मेरी AFC 0 हो सकती है? आंसर इज नो। अब क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि बेटा जो आपका TFC है ना, AFC ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज आपका जो TFC है इट कैन नेवर बी ज़ीरो। अभी क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब क्या है, AFC कभी भी x एक्सिस को टच नहीं कर सकता क्योंकि AFC ज़ीरो नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? क्योंकि TFC आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए AFC x एक्सिस को टच नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका y एक्सिस है ना, ये इसको भी टच नहीं करता। AFC कर्व y एक्सिस को भी टच नहीं करता। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, चलिए कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, जवाब आप सोचेंगे। चलिए माना टच कर गया, मानते हैं टच कर गया, तो क्या होगा अपने आप समझ में आएगा कि टच क्यों नहीं कर सकता। अगर बेटे टच कर गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट ज़ीरो है। अगर यहाँ टच कर जाता है तो आप कहाँ आ गए? ज़ीरो आउटपुट पे आ गए। बेटे आपके सामने ही है, अगर मैं इसको ज़ीरो से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली क्लियर हुआ, मैथमेटिकली भी क्लियर हुआ कि अगर मैंने ज़ीरो आउटपुट पे आ गया तो जैसे ही मैं इस TFC को ज़ीरो आउटपुट से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसीलिए इट नेवर टच द y एक्सिस बिकॉज एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC तो पॉजिटिव है, तो जैसे ज़ीरो से डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा? AFC क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इसीलिए AFC ना तो x को टच करता और ना ही y को टच करता। मैं इन दोनों का क्विक रिकैप कर देता हूँ। पहला, AFC कैन नेवर टच द x एक्सिस। वाई? बिकॉज TFC कैन नॉट बी ज़ीरो। AFC x को टच नहीं कर सकता क्योंकि AFC ज़ीरो नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज TFC ज़ीरो नहीं हो सकता। y को टच नहीं कर सकता बिकॉज वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अब बेटे यहाँ पर एक पॉइंट और है, AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा मैंने? AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों पहले समझिएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है। इट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द पर यूनिट। ओके, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जो हम यूनिट बनाते हैं कि तो हमें एक यूनिट को बनाने में हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है, दैट इज टर्म्ड हियर एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों उसका फॉर्मूला आपके सामने है, ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहाँ पर Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सो ABC इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसको और बेहतर समझाने के लिए शेड्यूल आपके सामने मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 माई आउटपुट। TVC आपके सामने प्लॉटेड है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? TVC डिवाइड बाई Q करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या होगा बेटा? 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6, देन 10 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 5, 15 upon 3 is 5, 24 divided by 4 is 6 and 35 divided by 5 is equal to 7। तो ये मेरी क्या निकल के आगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने TVC को डिवाइड किया है Q से। क्लियर हुआ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है। अब बच्चों हम डायग्राम से अगर इसी कॉन्सेप्ट को समझें तो डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है। बट डायग्राम में जो ABC का आप शेप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस प्रकार से है कि पहले ये गिर रही है, मिनिमम पर आने के बाद ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व का शेप होता है, इट इज़ अ यू शेप कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप कर्व। और ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो ABC कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि बेटे जो हमारा पहला फेस होता है, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होते हैं, तब हमारी ABC गिरती है बिकॉज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर बेहतर यूटिलाइज होते चले जाते हैं। तो पहले फेस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में ABC कर्व नीचे की ओर आता है, इट फॉल्स। उसके बाद आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल
एवीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये राइज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि नाउ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टार्ट्स कमिंग। सो एलवीपी इज द रीजन कि ये यू शेप क्यों है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो एवीसी नीचे आया। आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल इट स्टार्ट्स राइजिंग। वाई? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो दैट इज वाई एवीसी कर्व इज अ यू शेप कर्व। क्लियर हुआ? एंड द रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। बच्चों, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक यूनिट को बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, दैट इज नोन एज द एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने है, ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू। ए सी क्या है? एवरेज कॉस्ट। टी सी क्या है? टोटल कॉस्ट। और क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी अगर आप टोटल कॉस्ट को अपने आउटपुट से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसको बेटे आप एक और फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। यानी अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को सम कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास उस यूनिट की टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सो ए एफ सी प्लस ए वी सी बिकम्स इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। डायग्रामेटिकली देखें तो इट इज़ अ यू शेप कर्व, यानी इनिशियली एसी कर्व नीचे आता है एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स राइजिंग। और बेटे इसके यू शेप का भी जो कारण है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। नाउ लेट अस स्टार्ट द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एसी, एवीसी एंड एएफसी। कर्व आपके सामने एक ही डायग्राम में प्लॉट कर दिए हैं। एएफसी नीचे की ओर आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एवीसी एसी यू शेप कर्व है। अब बच्चों इसकी पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो एसी कर्व है वो एवीसी के ऊपर है। वाई? बिकॉज एसी में एवीसी और एएफसी दोनों हो जाते हैं। एसी में एवीसी और एएफसी दोनों आ जाते हैं। इट इज़ द टोटल ऑफ एवीसी एंड एएफसी, इसलिए एसी कर्व एवीसी से ऊपर हो जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन इज क्लियर। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि बेटा अगर आप ध्यान से देखें, एवीसी का मिनिमम पॉइंट एसी के मिनिमम पॉइंट से पहले ही आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई एवीसी का मिनिमम पे पहुंचने के बाद उठना शुरू हो गई, राइज करना शुरू हो गई। एसी अभी भी गिर रही होती है बिकॉज एसी के अंदर एएफसी भी है, और क्योंकि अभी एएफसी गिर रही है इस कारण से एसी थोड़ा और नीचे आती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी। तीसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि बेटा आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जा रहा है, जो गैप एसी और एवीसी का है कम होता जा रहा है। गैप ऑफ एसी एंड एवीसी इज कमिंग डाउन, कम हो रहा है। बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? सुनिएगा। क्योंकि बेटे जो इनका वर्टिकल डिस्टेंस है ना, एसी और एवीसी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? उनका जो गैप है वो क्या है? एएफसी। और एएफसी गिर रही है, एएफसी गिर रही है, इसीलिए वो गैप कम होता जा रहा है। परंतु एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकती, इसीलिए ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।